नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना। हमने कल प्रश्नावली का अर्थ और प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रश्नावली की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रश्नावली की रचना किस प्रकार की जानी चाहिए या प्रश्नावली किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना एवं निर्माण विधि पर निर्भर करती है। चूँकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से भी प्रश्नावली को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रश्नावली की रचना करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 बातें कौन कौन सी है कि एक तो अध्ययन की समस्या, दूसरी प्रश्नों की उपयोगिता, प्रकृति एवं शब्दावली, तीसरी प्रश्नावली की बाह्य आकृति अथवा भौतिक पक्ष। अब हम इन तीनों पक्षों पर यह विचार करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम अध्ययन की समस्या। तो प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पूर्व ये आवश्यक है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी और प्रश्न बनाने हैं। ऐसा करने से समस्या के किसी आवश्यक पक्ष से छूटने की संभावना नहीं रहेगी। साथ ही कम से कम और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में कम और अधिक प्रश्नों का बंटवारा भी कर लिया जाता है। विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता की पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए, जिससे सभी प्रश्नों के सम्मिलित होने की संभावना बनी रहे, यानी कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए। विषय के विद्वान एवं अपने मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लेना चाहिए। स्थानीय परिस्थिति एवं वातावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लिया जाना चाहिए। प्रश्नावली की रचना से पूर्व क्षेत्र अथवा सूचनादाता के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र बड़ा होने पर निदर्शन की संख्या तय कर लेनी चाहिए कि हमें कितनी इकाइयों का चुनाव करना है, कितनी इकाइयों से हमें प्रश्न पूछने हैं। प्रश्नावली के निर्माण के समय अध्ययन की इकाई को भी निश्चित एवं परिभाषित कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उससे संबंधित प्रश्न संपूर्ण प्रश्नावली में बिखेर देना चाहिए। अगली प्रश्नों की उपयोगिता, प्रकृति एवं शब्दावली। इसमें अपन को ये देखना है कि प्रश्नों की कितनी उपयोगिता है, इसको हमें पूर्व में देख लेना चाहिए। उनकी प्रकृति कैसी है और शब्दावली सरल होनी चाहिए कि शब्दावली ऐसी ना हो कि उत्तरदाता के शब्द समझ में ना आए, वो इतने गूढ़ रहस्य वाले हों। तो इसमें हमें प्रश्नों की इम्पोर्टेंस, उसकी नेचर, उसकी वोकैबुलरी तीनों पे अपन को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को सम्मिलित करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित करने से समय, श्रम एवं धन का दुरुपयोग होता है। हमें प्रश्नों की आवश्यकता, प्रकृति, भाषा, सरलता, स्पष्टता एवं क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता होनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न कैसे होने चाहिए? स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए उनको, क्योंकि प्रश्न जितने स्पष्ट होंगे सूचनादाता को सूचनाएं भरने में उतनी ही आसानी होगी। जटिल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि या घुमा फिरा के किसी तरह के प्रश्न उनसे नहीं करने चाहिए। और द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रश्नों की सरलता होनी चाहिए। प्रश्नों में
अगर सरलता मिलेगी तो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उनको आसानी से समझ सकेगा और अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहेगी। अगली की इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देना भी आवश्यक है। ऐसा न होने पर क्या होता है, प्रत्येक उत्तरदाता इनका भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकता है और इनके उत्तर भी अलग अलग भेजेगा। जैसे उदाहरण के लिए, आपके परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं? ऐसा प्रश्न पूछने की बजाय अनुसंधानकर्ता को इस तरह का प्रश्न करना चाहिए कि क्या आपके परिवार में अमुक आयु के व्यक्ति कितने हैं? तो प्रश्न कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट, सरल शब्दों में। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न होने चाहिए। उत्तम प्रश्न वे ही होते हैं जो सही एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हों जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छिपा नहीं सके। प्रश्न संक्षिप्त हों और उनमें श्रेणीबद्ध उत्तर की संभावना हो। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिनका उत्तर संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए, व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए ये प्रश्न किया जा सकता है कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? आप अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा, पुनर्विवाहित, विधवा, विधुर आदि हो। उत्तरदाता को इनमें से किसी एक के आगे निशान लगाना होता है तो वो आराम से इजीली उस पर टिक लगा देगा। तो प्रश्न संक्षिप्त हो और श्रेणीबद्ध हो। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम हो, क्योंकि लंबी प्रश्नावली जब होती है तो उसके उत्तर देते हुए उत्तरदाता झुंझला जाता है और वो सब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। गणना प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलता से किया जा सके। अधिकांशतः प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में नहीं होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचना को जानने वाले प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। अत्यधिक गहन सूचनाएं। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हो, यानी कि उसकी पारिवारिक संबंधों से रिलेटेड कोई प्रश्न हो। ऐसे प्रश्नों से उससे बचना चाहिए। जैसे कि क्या आपके परिवार में पारिवारिक कलह होता है? आपकी अपनी पत्नी से रिश्ते कैसे हैं? तो इस तरह के प्रश्न सूचनादाता से नहीं करने चाहिए। अगला, पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए जो स्वयं उत्तरों की ओर संकेत करता हूँ। जैसे, क्या तुम शिक्षित हो? क्या तुम बाल विवाह के पक्ष में हो? इन प्रश्नों के उत्तरों में पहले से ही सकारात्मक पक्ष मौजूद है जिनका उत्तरदाता कभी कभी समर्थन कर देता है। तकनीकी शब्दों की व्याख्या। जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक है तो उनकी स्पष्ट परिभाषा एवं व्याख्या दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम गरीबी, बेकारी, अपराध, बाल अपराध आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनकी अलग से परिभाषा होनी चाहिए। उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहे हैं। यानी कि ऐसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो सूचनादाता को समझ में ना आ सके। कल्पनात्मक प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से ना होकर कल्पना से हो। दकियानूसी, भावनात्मक एवं प्रभावशाली शब्दों से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्तर में पक्षपात आने की संभावना रहती है। व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए जो सूचनादाता पर व्यंग करते हो। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं रहता। पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जो एक दूसरे की पुष्टि करते हों। ऐसे प्रश्नों से सूचनादाता द्वारा दिए जाने वाले अशुद्ध उत्तरों का पता लग जाता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। प्रश्नावली की रचना करते समय जो तीसरा पक्ष है वो ध्यान रखने वाला है कि प्रश्नावली का बाह्य पक्ष अथवा भौतिक पक्ष कैसा होना चाहिए। तो प्रश्नावली की सफलता केवल प्रश्नों की भाषा, शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी जो भौतिक बनावट है उस पर भी निर्भर करती है। चूँकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने वाली प्रश्नावली की
भौतिक बनावट जैसे उसका कागज़ है, आकार है, छपाई है, रंग रूप है, लंबाई है आदि आकर्षक होनी चाहिए। तो आकार सामान्यतः प्रश्नावली बनाने के लिए कागज़ का आकार सामान्य होना चाहिए जिससे आसानी से मोड़कर वो लिफाफे में रख सकें। कागज़ प्रश्नावली के लिए प्रयोग किए जाने वाला कागज़ कड़ा, चिकना, मजबूत एवं टिकाऊ होना चाहिए। खुरदरा एवं छिकने वाला कागज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक वो कागज़ रंगीन तथा ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित प्रश्नों में भिन्न भिन्न रंगों के कागज़ का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनकी छटाई आसानी से हो जाती है। प्रश्नावली को छपाया जा सकता है। छपाई स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। प्रश्नावली की लंबाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे पढ़ने में उत्तरदाता उबाऊ या नीरसता महसूस करें। सामान्यतः छोटी प्रश्नावली उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्नावली की रचना करते समय जब प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो कागज़ में हाशिया एवं जगह अवश्य छोड़ना चाहिए। प्रसंगों की व्यवस्था एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ एक क्रम में लिखा जाना चाहिए और यदि प्रश्नों की संख्या अधिक हो तो उन्हें व्यवस्थित करके विभिन्न समूह में बांट देना चाहिए। प्रश्नावली में शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम तथा सारणियाँ आदि सही क्रम में छपे होने चाहिए ताकि उनके संपादन में अधिक समय व धन नहीं लगाना पड़े। प्रश्नावली की पूर्व जांच कर लेनी चाहिए कि प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उसका वास्तविक रूप में प्रयोग करने और डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजे जाने से पूर्व एक छोटे से निदर्शन क्षेत्र में उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हैं तो उन्हें सुधारा जा सके। प्रश्नावली के निर्माण में चाहे कितनी ही सावधानी रखी गई हो और चाहे कितने ही अनुभवी व्यक्ति एवं साहित्य का सहारा लिया गया हो फिर भी उसमें कमियों होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि प्रश्नावलियों की पूर्व जांच कर ली जानी चाहिए। तो प्रश्नावली की रचना करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनका हमने अध्ययन किया कि प्रश्नावली का निर्माण करते समय उसकी अध्ययन समस्या से संबंधित हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्नों की उपयोगिता के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी प्रकृति किस तरह की है। शब्दावली में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि सामान्य प्रश्नों का प्रयोग उसमें करना चाहिए। प्रश्नावली के लिए यही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसकी बाह्य बनावट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि प्रश्नावली आकर्षक होगी, सुंदर होगी तो उत्तरदाता को उसके उत्तर भरने में भी उतना ही आनंद आएगा। हमने यहाँ प्रश्नावली की रचना के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली की उपयोगिता और हानि दोनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।